हाँ ओके मनाली, आई नो दैट। अभी आपको समझा रहा हूं कि IS2 का वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। IS2 मीन्स होता है कि जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला बाहर ग्राउंड स्टेट से, ऑलवेज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट। आप यहां से देखो, इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो। 1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला जो आउटर मोस्ट में है, और 2 मीन्स क्या हो गया, जब आपने सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। सेकेंड, तो पहले आपने इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकाला तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब यहां से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो दिस इज कॉल्ड IE2। जब आप उसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, रिमूव करोगे, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। रिमूवल ऑफ सेकेंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड मीन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो दिस इज कॉल्ड IE1, और जब आपने सेकेंड निकाला दैट इज कॉल्ड IE2। तो अब क्या होगा, देखो ये आपका पहले वाला ग्रुप हो गया 2, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा। अब इन दोनों में कंपेयर करो, एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो, अब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालो, दिस इज कॉल्ड IE2। तो सेकेंड में क्या होगा, देखो Al का होता है 3s2 और Mg का हो जाएगा 3s1। तो Mg की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, तो Mg सबसे पहले, उसके बाद Al के बाद देखो यहाँ पे Al का क्या होगा, Al और Si। एक मिनट और करते हैं कंपैरिजन। इसमें बताओ मुझे, अगर Al है और Si है, विच वन हैज लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, Al और Si? हाँ, विच वन हैज लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, रुजुल? हाँ सही है, बाकी मिस कर गए आप लोग। अनुजा सही है, मनाली सही है, पृथ्वीराज सही है, ईशा सही है, ईशा फरेहा सही है। आपको कंपेयर क्या करना है, देखो 2s के बाद क्या आता है, P1। तो जो 2s होगा या 3s होगा, S2 ये 1 से ज्यादा होगा। एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या है, देखो 3s2 के बाद क्या आएगा, 3p1। तो दिस वन इज इट्स एडजेसेंट एटम, और ये एडजेसेंट एटम से क्या होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अब आएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद आएगा एल्युमिनियम। उसके बाद देखो, अब यहां तक क्लियर हो गया आपका। इसके बाद इसमें देखो इसका सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गन। तो देखो सल्फर का क्या होगा, 3p2, क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 3p4, और आर्गन का हो जाएगा 3p5। अब कंपेयर करो, देखो यहां तक हमने कर लिया। अब सल्फर और फॉस्फोरस में से कंपेयर करो, सल्फर एंड फॉस्फोरस। सल्फर इज sp3 एंड फॉस्फोरस इज sp2, सॉरी 3p2। हाँ वेरी गुड, मनाली सही है। किसकी वैल्यू कम होगी, पृथ्वीराज सही है, अनुजा मिसिंग हो गई, हाँ वो म्यूट हो गया था। तो अब आपको आवाज सुनाई दे रही है, इज इट? श्रुति आप इन दोनों में, हाँ पी। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, पी में जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये P3 है और ये P2 है, तो P2 की वैल्यू कम होगी, P3 की ज्यादा होगी। अब P3 इज हाफ फिल्ड। आपको पता है कि P3 क्या होता है, हाफ फिल्ड। हाफ फील्ड होगा तो क्या होगा, आप कंपेयर करो सल्फर और क्लोरीन में से, सल्फर एंड क्लोरीन, विच वन हैज
लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, सल्फर एंड क्लोरीन, सल्फर एंड क्लोरीन, विच वन? मनाली सही है, अनुजा सही है, ईशा राइट। क्वेश्चन ध्यान से देखो जरा, श्वेत मिस कर गया। आपको अभी बताया था हाफ फील्ड एडजेसेंट से ज्यादा होता है। अरे P3 का एडजेसेंट कौन होगा? एडजेसेंट एटम ऑफ P3 इज P4, और हमेशा P3 का एडजेसेंट कौन सा होगा? P4 वाला। ये तो एडजेसेंट हमने यहाँ पे चेंज कर दिया मेन में, लेकिन यहाँ देखो P3 एंड P4 एडजेसेंट है। सल्फर के बाद क्या आता है जनरली? क्लोरीन। और इन दोनों में कंपेयर करेंगे बिकॉज सल्फर हैज हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे अब आ जाएगा क्लोरीन, उसके बाद आएगा सल्फर, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास आर्गन, और आर्गन के बाद आएगा एन। तो आपका हो गया सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो होगा आपको अरेंज करना होगा, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो ध्यान रखना आपको इस चीज का। तो फर्स्ट सेकंड सर इट्स कॉम्प्लिकेटेड, अभी आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज नॉट, इट इज वेरी इजी टास्क है। यू मस्ट हैव टू लर्न द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली, इतना नहीं आएगा। अब देखो ये देख लिया सबने, अब मैं आपको रख कर रहा हूँ, क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे एक बार। सपोज हमने क्या किया, दो एटम्स ले लिए कोई भी A एंड B, यू नो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ A एंड B, A और B का सपोज करो कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 and 2p4 and its configuration is 2s2 and 2p5। तो कंपेयर करो 1 2 एंड 3, 1 में कौन होगा, 2 में कौन होगा और 3 में कौन होगा? 3 में तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे बाहर, 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालेंगे। तो देखो इसमें P4, इसमें P5, ना तो ये हाफ फील्ड है ना ये फुली फील्ड है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे IE ज्यादा होगा, यानी B इज ग्रेटर देन A। अब आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद A कितना हो जाएगा? A हो जाएगा 2s2 and 2p3, और इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो इसका हो जाएगा 2s2 and 2p4। अब नाउ P3 इज हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड होगा तो क्या होगा, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मींस क्या हो गया, अब इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, तो अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, A इज ग्रेटर देन B बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया बाहर, तो यहाँ पे होगा 2s2 and 2p2। इससे देखो एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाला आपने, तो यहाँ पे आएगा 2s2 and 2p3। यहाँ 4 था, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया 3, यहाँ पे 3 था, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया 2। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में A इज ग्रेटर देन B। अब थर्ड में क्या होगा, देखो थर्ड आयनाइजेशन मतलब एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, तो अब आपका ये देखो ये हाफ फील्ड हो गया, P3 मींस हाफ फील्ड, तो आप P की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी A। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबिलिटी। आपको जो 2-3 पॉइंट बताए हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन play the main important role to calculate ionization enthalpy. If you know the electronic configuration, then it is very easy to find out the value of ionization energy. तो देखो आपको मैक्सिमम 3 तक देता है वो 1, 2 and 3, तो मैक्सिमम 3 तक आता है।
1 आएगा, 2 आएगा या मैक्सिमम 3 आएगा। और कॉम्पिटिटिव में ध्यान रखना ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार अब आपको मैंने पीरियड का बताया, आप देखो ग्रुप वाइज आ जाते हैं हम लोग। ग्रुप में क्या होगा देखो, ये आप लोग एक और चैप्टर है एस ब्लॉक चैप्टर, वहां भी पढ़ेंगे और यहाँ भी पढ़ेंगे। अगर आपने यहाँ पढ़ लिया तो वहां आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ग्रुप में देखो, ग्रुप फर्स्ट जैसे मैंने लिखा, हरिलाल ने की रब से फरियाद। तो अभी आपको क्या बताया था, टॉप टू बॉटम क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज होती है, तो ऐसे चलेगा। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम चले गए आप तो वैल्यू कम 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 होती गई। सबसे ज्यादा वैल्यू हाइड्रोजन की और सबसे कम वैल्यू ये Fr की, फ्रेंसियम। अब देखो ग्रुप सेकंड में आते हैं। ग्रुप सेकंड में क्या होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब इसमें भी वही होगा, देखो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। तो ये सेम ऑर्डर है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड का सेम ऑर्डर, कोई चेंज नहीं है। देखो टॉप टू बॉटम जाओगे आप तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, ओके ओके सुचित्रा, ट्राई कर रहा हूं। देखो अब देखो इसमें एक्सेप्शनल केस है थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड सॉरी 13 एंड 14 ग्रुप इसमें एक्सेप्शनल केस है। इसमें ध्यान रखना, जो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 इज एक्सेप्शनल केस, उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, दिस वन इज एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस। ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, ग्रुप 13 में क्या है देखो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो होना चाहिए था ये वाला, दिस इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड होना चाहिए था कि ये हो। एक्चुअल में क्या होता है देखो, इसमें क्या होगा, पहले बोरोन सही है, बोरोन के बाद सीधा थैलियम, बोरोन के बाद सीधा जाता है थैलियम, और थैलियम के बाद सीधा जाता है गैलियम Ga। इसे याद कर लो, एक्सेप्शनल ज्यादा आते हैं। गैलियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम Al, और इसके बाद आएगा लास्ट में इंडियम In। तो ग्रुप 13 इज एक्सेप्शनल केस। ग्रुप में होना क्या चाहिए था, एक्चुअल में ये होता है, एक्चुअल में ये होगा, और हम लोग जो सोचते थे, एक्सेप्ट करते थे कि ये होना चाहिए, एक्सपेक्ट हमारा ये था कि होना क्या चाहिए था, और होता क्या है एक्चुअल में, रियल में ये होता है, बोरॉन फिर थैलियम फिर गैलियम एल्यूमिनियम और लास्ट में इंडियम INDium। तो ये आपका एक्सेप्शनल केस है। रीजन सेम है इसमें, देखो डी और एफ ब्लॉक शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आता है। तो ग्रुप 13 इज एक्सेप्शनल केस। और अब देखो ग्रुप 14, दो एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे। ग्रुप 13 का एक्सेप्शनल केस है, इसे लिख लो, इंपॉर्टेंट है, कई बार वो यही देता है आपको। और एक है ग्रुप 14, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 इज एक्सेप्शनल केस। 14 में क्या होगा देखो, ग्रुप 14 अगर हम देखेंगे तो ग्रुप 14 है, अब तो पबजी में बैन कर दिया है, चलो
ये है चलो सीता गीता स्नेहा पबजी खेलते हैं। अब इसमें देखो क्या होगा कि यहाँ पे होना क्या चाहिए था, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है यहाँ पे एक्सेप्शनल केस होता है। बस यहाँ पे ये क्या करते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, देखो एक्चुअल में क्या वैल्यू हो गई, एक्चुअल में सी पहले आता है, फिर सिलिकॉन, उसके बाद फिर जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आता है आपका लेड, जर्मेनियम के बाद लेड, और लास्ट में आता है आपका Sn, टिन, स्टेनस या टिन। तो इसमें देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड और उसके बाद स्टेनस या टिन। तो ये वाला केस कहां पे वेरी हुआ, लास्ट वन। रीजन क्या था इसमें, बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज देयर। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये वाला पोर्शन चेंज हो जाएगा। तो ये दो है जो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है। यू हैव टू लर्न टू ग्रुप, जो क्या है, विच शो एक्सेप्शनल बिहेवियर, और इसमें है ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। बाकी का कोई कॉन्सेप्ट या बाकी का कोई केस ऐसा नहीं है इसके अलावा। इसे देखो यहाँ चेंज कर लो, इसके अलावा अगर आप क्या करते हो 13, 14, 15, 16, 17, 18 में और बाकी कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। बाकी का सीधा सा फंडा है। अगर देखो ग्रुप 13 में आ जाओ, सॉरी 15, 16, 17 और 18, बाकी में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। देखो 15 में है नारियल, पानी, आग सब बिके, इसमें सीधा सा फंडा है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसे लिख लो आप लोग। इसके बाद 16 में देखो ओल्ड स्टाइल से टेको, इसका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर 17 ग्रुप में आ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आईएनटी, तो क्या होगा, ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट चलेगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। और 18 ग्रुप में भी यही होगा, हीलियम, टीना, नीना और करीना जैसी रानियां, ईना, नीना और करीना जैसी रानियां, इसमें सीधा कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं है। पूरे पीरियोडिक टेबल में देखो कहीं आपको चेंज नहीं आ रहा है नजर, केवल दो एक्सेप्शनल केस है इसमें, एक्सेप्शनल केस ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, बाकी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो 13, 14, 15 एंड 16 सबके केस में क्या होगा, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्लियर है यहां तक सबको? इज इट क्लियर और नॉट? टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब देखो ग्रुप में क्या होता है, जो 3D वाले होते हैं, डी ब्लॉक वाले, वीडियो बीच बीच में, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से सुचित्रा आपका नेट जा रहा होगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बाकी का मुझे लगता नहीं है कि सबका क्लियर दिख रहा है। तो आप एक बार नेट चेक कर लो अपना। वीडियो इज क्लियर, हाँ ईशा वेरी गुड, वीडियो। एक मिनट और, अगर कहीं पे रेंज फुल है, अच्छा तो फिर औरों को दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं आप एक बार देख लो कहीं मिसिंग हो रही हो सुचित्रा। अब देखो ग्रुप 15, 16, 17, 18 में कोई भी क्या नहीं है, कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। अब इसके बाद देखो ग्रुप के बाद हम आते हैं 3D में। 3D वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको और आपके पास यहाँ नहीं है, लेकिन आगे आएगा। 3D वाला केस यानी डी ब्लॉक एलिमेंट का जो केस है, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा,
डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में देखो, बहुत ध्यान से देखना आपने। डी ब्लॉक के केस में क्या होगा, अगर मैंने कहा ग्रुप थर्ड, अगर ग्रुप थर्ड होगा तो ग्रुप थर्ड में क्या होगा कि 3D की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर 4D की और फिर 5D। केवल है ग्रुप थर्ड की बात हो। इसके अलावा देखो, अगर मैंने बात करी ग्रुप 4, 5, 6 और 10, 4, 5, 6 एंड 10, अगर ग्रुप 4, 5, 6 और 10 होंगे, उस केस में क्या होगा, उसमें इसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, इससे 5D ज्यादा, फिर 4D और फिर 3D। और बाकी के जितने ग्रुप बचते हैं आपके, उसमें क्या होगा, देखो बाकी के कौन कौन से ग्रुप बच रहे हैं, इसमें से 3, 4, 5, 6 हो गया, तो कहां से स्टार्ट हो गया, 7, 8, 9, 10 यहाँ हो गया, 11 एंड 12। यानी कि ये जो ग्रुप है, देखो इसमें स्टेप ऐसे बनाओ, इसमें ये बॉक्स बना लो। आपको ये आगे भी बताया जाएगा डी एंड एफ ब्लॉक में। देखो अगर ग्रुप थर्ड की बात करेंगे तो उसमें 3D ज्यादा है, फिर 4D और फिर 5D। सेकंड देखो ग्रुप 4, 5, 6 और 10 में देखेंगे तो 5D ज्यादा है, फिर 4D ज्यादा है, फिर 3D ज्यादा है। और लास्ट का हम देखते हैं 7, 8, 9, 11 एंड 12 में देखेंगे तो क्या होगा, 5D की वैल्यू ज्यादा होगी, फिर 3D, फिर 4D। तो डी ब्लॉक का केस बिल्कुल अलग होता है, इसलिए हम बहुत अलग स्टडी करते हैं इसकी। डी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी बहुत अलग होती है। रीजन क्या है कि ये एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करते हैं, रेगुलर ट्रेंड में नहीं करते प्रॉपर्टी शो, इसीलिए क्या करते हैं, हम इसको बिल्कुल सेपरेट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे दी है इसमें कि 3D के केस में, 3 ग्रुप 3 के केस में ये होगा, 4, 5, 6 और 10 के केस में ये होगा, और 7, 8, 9, 11 और 12 के केस में ये होगा। तो इसे लिख लो आप लोग, इसे अप्लाई करते हैं। देखो हम लोग यहाँ 3D, 4D, 5D, अब हम इसे लिखेंगे यहाँ पे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो इसको हटा रहा हूं मैं, तो 3D यानी जो हमारा थर्ड ग्रुप है वहां से स्टार्ट करते हैं। देखो थर्ड ग्रुप में क्या होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। जो क्या होंगे, यहां से यहां तक का 10 और 12 को हटा देते हैं फिलहाल। अब यहां से देखो क्या होता है, आपको बताया था मैंने, 3D के केस में क्या होगा, 3D के केस में होगा या सॉरी सीटी वाली कार में हेकोनिकोजन, ये आपका सीटी वाली कार में हेकोनिकोजन। सेकेंड है इसमें देखो 4D सीरीज के लिए क्या बताया था आपको, 4D सीरीज के लिए था यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावटें राह पर आएंगी सिद्धू। इसके बाद देखो 5D में क्या बताया था आपको, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इराक में पिटवाऊंगा। हाँ जी, अब क्या होगा, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर 3D का केस होगा तो 3D के केस में क्या होगा कि 3D की वैल्यू ज्यादा होगी, 4D की कम होगी, 5D की कम होगी। तो ये वाला केस ऐसे चलेगा, 3D, 4D एंड 5D। अब देखो 4, 5, 6 और 10, 4, 5, 6 और 10, ये है 4, 5, 6 और 10। इस केस में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। 4 के केस में ये बड़ा, 5 के केस में क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा,
6 के केस में ये बड़ा हो जाएगा और 10 के केस में क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप लोग। 4, 5, 6 और 10, इस केस में क्या होगा, 5D बड़ा होगा, फिर 4D और फिर 3D। और बाकी के केस में क्या होगा, देखो 3D, 4D, 5D। तो 4D के बाद क्या आएगा, 3D आएगा, 4D फिर 3D और 4F, यानी कि 4F की वैल्यू सबसे कम होगी, यानी इसकी वैल्यू इससे ज्यादा, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा, इससे भी इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी ज्यादा, यानी 4 से 5D भी बड़ा है और 3D भी बड़ा है। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। तो ये आपको देखो पूरा पीरियोडिक टेबल मैंने बता दिया कि शुरू से और लास्ट तक में क्या होगा, 3D, 4D, 5D, 6D, और पीरियड वाइज ही बता दिया आपको, ग्रुप वाइज, यानी पूरा पीरियोडिक टेबल का आपको बता दिया। लेकिन क्वेश्चन इसमें थोड़े हट के पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, कई बार अलग आता है क्वेश्चन। तो आपके नॉलेज के लिए है कि सपोज करो अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, ये लिख लिया सबने। अब आगे देखो, आपको मैंने तरीका बता दिया है कि करना क्या है। वेरी गुड ईशा। अब आगे देखो, आगे बता देता हूं मैं, यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। अब पहले इसकी मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ और फिर क्वेश्चन दूंगा। आज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसी के बेस पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेस पे, जो आपको सबमिट करने होंगे 8 to 9 o'clock के बीच में। सबमिशन टाइम इज 8 to 9 o'clock एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो इसमें क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन मतलब इससे यूज क्या हो रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट वन इज मेटेलिक कैरेक्टर। क्लास 10th में पढ़ा हुआ आपने मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मींस होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी लूज करेगा, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना इसकी वैल्यू कम होगी उतना क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। और आपको पता है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है लेफ्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज करता है, एंड टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज करता है। दिस इज मेटेलिक कैरेक्टर। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है वो लेफ्ट टू राइट कम हो जाएगी एंड टॉप टू बॉटम ज्यादा हो जाएगी। जबकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट क्या करेगी, इंक्रीज, एंड टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज। तो ये एक दूसरे की क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से आपको आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या पता चलेगा, मेटेलिक कैरेक्टर। अगर मैंने आपको बोला कि दो एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी है तो आप बता दोगे कि विच वन हैज ग्रेटर मेटेलिक कैरेक्टर। जैसे मैंने कहा ए और बी, ए एंड बी, इनकी इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों में से किसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे दी आपको, ए और बी। एक मिनट में इसको 1 मिनट। यहाँ पे ए और बी है, ए की 50 एंड बी की 40 आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपको ये बताना है कि ए और बी में से ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, ए का या बी का। विच वन हैज ग्रेटर मेटेलिक कैरेक्टर। हाँ, वेरी गुड प्रेहा, सिद्धि, वैभवी, 60। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान रखना। अदिति मिस कर गई, ईशा थोड़ा मिस कर गई शायद, हाँ ईशा मिस कर गई। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हुआ, मेटेलिक कैरेक्टर
कम हो जाएगा। और अदिति सही है, अनुजा मिस कर गई। तो मेटालिक कैरेक्टर में क्या होगा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा, यानी उसका मेटालिक कैरेक्टर कम। तो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा ए से। तो जितना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा होगी उतना मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। इट मींस मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसका ठीक अपोजिट कर दो, मेटालिक के आगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसी में देखो, इसी का सेकंड पॉइंट अगर आ गया, सेकंड पॉइंट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर मींस होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपोजिट हो जाएगा। मींस नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नॉन मेटालिक कैरेक्टर is directly proportional to ionization energy। जितना आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज। जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी भी अभी बताया था आपको, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज। तो जितना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, उतना नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो ये सेकंड पॉइंट है इसका। अगर कोई ए और बी एलिमेंट है आपके पास, ए एंड बी एलिमेंट, और इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी गिवन है क्वेश्चन में, इसकी दे दी है 40 और इसकी 60। ए की वैल्यू है 40 एंड बी की वैल्यू 60। तो विच वन हैज ग्रेटर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ए और बी? हाँ, आयुष, रुजुल, मनाली राइट आंसर है। अनुजा, अदिति, सिद्धि, सार्थ मिस कर गया। इसके अलावा और कोई? देखो जिसकी वैल्यू ज्यादा, हायरल सही है, वैभवी, ईसा राइट है। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा, अब देखो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 60 है, तो 60 ज्यादा ही तो होगी 40 से। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है और मेटालिक कैरेक्टर कम है। बस 2 पॉइंट इसको याद रखना है। और आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है एंड टॉप टू बॉटम क्या होता है। तो इसका ये फर्स्ट पॉइंट था आयोनाइजेशन एनर्जी का, कि मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। थर्ड पॉइंट इसमें आता है रिएक्टिविटी। थर्ड पॉइंट इज रिएक्टिविटी। थर्ड पॉइंट इज रिएक्टिविटी। कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन देर में रिएक्ट करेगा। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मींस वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। और रिएक्टिव कैसे पता चलेगा, अगर आयोनाइजेशन वैल्यू कम हुई मींस क्या होगा, वो इजीली क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, लूज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी क्या करेगा, वो लूज कर जाएगा। मींस क्या हो जाएगा, वो मोर रिएक्टिव हो जाएगा, मोर रिएक्टिव। जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी क्या करेगा, लूज करेगा। मींस that atom is more reactive as compared to other. Suppose A and B two atom is there, और मैंने कहा आपको कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो A की है 100 एंड B की है 200। यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए,
और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे चाहिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, विच वन इज मोर रिएक्टिव, इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 1 मिनट अभी आंसर देना। विच वन इज मोर रिएक्टिव, ए और बी? देखो ए की वैल्यू है 100 एंड बी की वैल्यू है 200। ए की वैल्यू 100 एंड बी की वैल्यू 200। आयनाइजेशन एनर्जी, तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? अनुजा सही है, ईशा राइट है, मनाली आयुष राइट है, रुजुल राइट है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे देता है। और बाकी में देखो, अगर मैंने आपको इसी क्वेश्चन वैल्यू ना देके आपको मैंने क्या कर दिया, एलिमेंट में दे दिया क्वेश्चन। मैंने कहा आपको बताओ कि पोटेशियम, और क्वेश्चन देखो ये आ गया कि सोडियम और मैग्नीशियम में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? Which one is more reactive? Which one is more reactive? सोडियम और मैग्नीशियम, which one is more reactive? सोडियम और मैग्नीशियम। हाँ, आयुष सही है, ईशा बिल्कुल सही है, और मनाली सही है, फरेहा राइट है। कैसे पता चला? देखो हमने क्या किया, आयोनाइजेशन एनर्जी निकाली। इसका देखो, इसका होगा 3s1 और इसका हो गया 3s2। 3s2 मींस इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? Mg की ज्यादा होगी, इससे सोडियम से। और आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई मतलब कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा? सोडियम इज मोर रिएक्टिव, मींस सोडियम इज मोर रिएक्टिव। तो आपको सिंपल क्या करना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो कम रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाई सोडियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू मैग्नीशियम। इज इट क्लियर? अगर क्वेश्चन, चलो मैंने बदल दिया आपको, क्वेश्चन मैंने दे दिया। क्वेश्चन है कि बताओ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, विच वन इज मोर रिएक्टिव? सोडियम और पोटेशियम, विच वन इज मोर रिएक्टिव? सोडियम और पोटेशियम, जल्दी रिप्लाई करके बताओ। विच वन इज मोर रिएक्टिव? फिर से बताना एक बार, 1 मिनट में चैट सेक्शन में देख लो। हाँ, ईशा बिल्कुल सही हो आप, 60 राइट है, अनुजा, रुजुल राइट है, परमिता रॉय, सिद्धि बिल्कुल सही, मनाली मिस कर गई थोड़ा, जिया सही है। आपको क्या करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी देखो। हाँ, मनाली बिल्कुल सही। देखो आपको क्या करना है कि क्या देखना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको देखो, इसका